ज़मीन कहा गया है कि ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी, लेकिन इंदिरा सागर डैम के ऊपर अभी तक उन्होंने हाइट कम करने के लिए नहीं कहा है। तो आज हमारी जब वहाँ के साथियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उसके लिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए फ़ाइल कर रहे हैं। तो हम उनके संघर्ष को बधाई देते हैं। दूसरा, असीम त्रिवेदी के केस में हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत उनके खिलाफ जो सेडिशन का केस है उसको वापस ले। उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, ये सरासर गलत है। और उनके ऊपर जो देशद्रोह का मामला है वो देशद्रोह का मामला बिल्कुल नहीं बनता है। असीम को मैं पर्सनली जानता हूँ पिछले 1 साल से, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 1 साल से लड़ता रहा है। उसको पुलिस तरह तरह से तंग करती रही है, और उसने जो कार्टून बनाए हैं वो कार्टून के ऊपर हम लोग विवाद कर सकते हैं कि कार्टून बैड टेस्ट में हैं, इस तरह के नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन उस कार्टून को बनाने की वजह से उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। वो देशभक्त है, उसके अंदर दिल धड़कता है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 1-1.5 साल से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ मिलकर लड़ रहा था। वो देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो संसद के अंदर बैठकर हाथापाई करते हैं। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो संसद के अंदर बैठकर पैसे लेते हैं सवाल पूछने के और वोटिंग डालने के। देशद्रोही तो वो लोग हैं जो कोयले को 2 लाख करोड़ रुपए के कोयले को फ्री में कंपनियों में बांट देते हैं। तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना हमें लगता है देशभक्ति है, देशद्रोही नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि तुरंत इसको असीम त्रिवेदी को रिहा किया जाए। और कुडम के लिए मैं प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले थोड़ा असीम त्रिवेदी के बारे में देखिए। ये जो सेडिशन का चार्ज उनके खिलाफ लगाया गया है, इसके बारे में सन 62 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट से ये बोला था कि सेडिशन का चार्ज किसी के खिलाफ तभी बन सकता है अगर वो स्टेट को ओवरथ्रो करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल या हिंसा के लिए लोगों को उकसाए, स्टेट को ओवरथ्रो करने के लिए हिंसा या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करे। अब ये असीम त्रिवेदी के कार्टून्स को किसी भी हालत में ये नहीं कोई कह सकता कि भाई इन कार्टून्स से वो हिंसा भड़का कर स्टेट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये सेडिशन का चार्ज हमारी सरकार बार बार ऐसे लोगों के ऊपर लगा रही है जो कि सिर्फ राज्य का या सत्ता का विरोध कर रहे हैं, सत्ताधारी लोगों का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है। अभी ये कुडनकुलम में जो चल रहा है, देखिए जब फुकुशिमा का एक्सीडेंट हुआ पिछले साल मार्च या अप्रैल के महीने में, तब वहाँ पूरे देश में, पूरे विश्व में लोगों को ये एहसास हुआ कि ये परमाणु ऊर्जा के प्लांट कितने खतरनाक होते हैं। पहले शर्नोबिल में हुआ था रशिया में 86 में, उसके बाद ये फुकुशिमा में हुआ, जिसकी वजह से जापान की काफ़ी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। जापान के लिटरली दसियों हज़ार वर्ग किलोमीटर के लोगों को वहाँ से जाना पड़ा और वहाँ पर खेती वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब कुडनकुलम के लोगों ने जब ये सवाल उठाया कि भाई ये प्लांट कैसे सेफ होगा, क्या यहाँ पर भी वो नहीं हो जाएगा जो फुकुशिमा में हो गया, तो सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। कहते हैं कि अच्छा, हम लोगों के फियर्स को, उनकी जो शंकाएं हैं उनको शांत करने के लिए ये एक्सपर्ट कमेटी बताएगी। उन्होंने पूरी जांच करके एक रिपोर्ट दी जिसमें बोला कि अभी इसमें 17 और सेफ्टी फीचर्स इस प्लांट में डालने पड़ेंगे, जिसमें कि एक का उदाहरण मैं देता हूँ। वहाँ पर इन सब प्लांट्स में कूलिंग के लिए, प्लांट रिएक्टर के कूलिंग के लिए और जो स्पेंट फ्यूल है उसके कूलिंग के लिए बहुत सारा फ्रेश वाटर, मिलियंस ऑफ लीटर्स पर डे फ्रेश वाटर यूज़ होता है। उसके लिए आपको
पहले तो इन्होंने योजना बनाई थी कि कोई नदी से मंगाएंगे, फिर अब उसको बदल के किया कि नदी से इसके समुद्र से निकाल कर उसको डिसैलिनेट, उसमें से नमक निकाल कर उसको इस्तेमाल करेंगे। एक्सपर्ट कमेटी ने बोला कि वो पर्याप्त नहीं है, वो फेल भी हो सकता है। जो डिसैलिनेशन प्लांट है इसके लिए एक ऑल्टरनेट सोर्स होना चाहिए कूलिंग वाटर का। अब इन्होंने बोला कि नहीं ऑल्टरनेट सोर्स में तो अभी 2 साल लगेंगे। उससे पहले ही एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने परमिशन दे दी कि आप इसमें फ्यूल लोडिंग तुरंत कर लीजिए और उसके बाद प्लांट को चला लीजिए, और ये सेफ्टी फीचर्स जो हैं, जो 17 एक्सपर्ट कमेटी ने बताए हैं, ये होते रहेंगे। इसका क्या मतलब है कि वो होते रहेंगे? मान लीजिए कल को उनका प्लांट, कूलिंग प्लांट फेल हो गया, ये जो डिसैलिनेशन प्लांट है, तो वहाँ तो फिर वही फुकुशिमा की तरह एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहाँ के लोग, जो लोकल विलेजर्स हैं, वो बहुत भयभीत हैं और इसी के खिलाफ एजिटेट कर रहे हैं कि भाई कम से कम वो सारे सेफ्टी फीचर्स तो इम्प्लीमेंट करिए इसको चालू करने से पहले। लेकिन सरकार बिल्कुल आमादा है कि भाई हम बस तुरंत चालू कर देंगे, वो सेफ्टी फीचर धीरे धीरे होते रहेंगे। तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल उन्होंने मार्च किया प्लांट की तरफ, तो उनको पहले 1.5 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। नदी के तट पर वो लोग बैठे थे, तो आज उनके ऊपर लाठी, अश्रु गैस वगैरह के गोले डाले गए। अब इसको लेकर 2 सवाल, और साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि इन न्यूक्लियर प्लांट्स या कोई भी खतरनाक प्लांट में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिसने प्लांट बनाया है, अगर उसका कोई डिज़ाइन डिफेक्ट हो या जो ऑपरेट कर रहा है उसकी कोई नेग्लिजेंस हो, उसके लिए वो उसका प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगेगा, यानी कि जितना नुकसान हुआ सब उनको भुगतान करना पड़ेगा। भारत सरकार ने एक कानून पास कर दिया कि वो उसका लिमिट लगा दिया कि सिर्फ 700 करोड़ या कुछ $150 मिलियन उसका लिमिट लगा दिया कि इससे ज़्यादा, या 1500 करोड़, उससे ज़्यादा भुगतान नहीं हो सकता। इसमें जो नुकसान होता है, जैसे फुकुशिमा में हुआ, फुकुशिमा में तो जो नुकसान हुआ वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी कि कई लाख करोड़ का, और आपने उसको लिमिट कर दिया। और इस प्लांट के लिए जो कुडनकुलम है, उससे हिंदुस्तान सरकार ने रूसी सरकार से एग्रीमेंट कर लिया है कि अगर कोई भी प्लांट में डिफेक्ट हो और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। यानी कि उनको आप एनकरेज कर रहे हैं कि कॉस्ट कट करके ऐसा प्लांट सप्लाई कर दें जो कि ख़तरनाक हो। तो इसके खिलाफ लोग एजिटेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसको ऐसे मत चालू करिए। इस पर बिना कोई पारदर्शिता के ज़बरदस्ती उसको चालू किया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी और अश्रु गैस वगैरह चलाई जा रही है। ये सब यही दिखाता है कि भारत सरकार जो है, और सेडिशन के चार्जेस आपने अलग, हज़ारों लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए हैं, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर, कि भारत सरकार बिल्कुल एकदम ही इनटॉलरेंट हो गई है। एक फैसिस्ट सा एटीट्यूड बनता जा रहा है, बिल्कुल इनटॉलरेंस टुवर्ड्स प्रोटेस्टर्स, इनटॉलरेंस टुवर्ड्स दोज हु आर हाईलाइटिंग करप्शन, हाईलाइटिंग इनजस्टिस एट्सेट्रा। ये सब हम लोग लगातार देख रहे हैं। और हम लोगों का ये कहना है, डिमांड ये है कि पहली बात तो आप इन लोगों के ऊपर ये सब जो आप बर्बरता से लाठीचार्ज वगैरह कर रहे हैं, ये सब तुरंत बंद करिए। और दूसरी बात, इस प्लांट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो आपने फैसले लिए हैं कि फ्यूल लोडिंग कर देंगे और उसके बाद इसको तुरंत चालू कर देंगे, उसको बंद करिए। और पहले वो जो सारे सेफ्टी मेजर्स जो सरकार की खुद की एक्सपर्ट कमेटी ने बोले थे, उनको इम्प्लीमेंट करिए इससे पहले कि आप उस प्लांट को चलाएं। और वैसे भी अभी CAG की रिपोर्ट आई है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में, कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बिल्कुल सरकार से नियंत्रित है, एक स्वतंत्र रेगुलेटर की तरह नहीं फंक्शन कर रहा है।
तमाम उन्होंने उनके खामियां निकाली हैं। और इस केस में भी यही दिखाता है कि जब ये हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी इन लोगों ने कि भाई जब एक्सपर्ट सरकार की एक्सपर्ट कमेटी कह रही है कि इतने सारे सेफ्टी मेजर्स आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे, उसको बगैर, और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने पहले हलफनामा दिया हाई कोर्ट में कि हम पहले वो इम्प्लीमेंट कराएंगे फिर कंसेंट देंगे, लेकिन उसके बाद बगैर इम्प्लीमेंट कराए कंसेंट दे दिया। तो ये सब यही दिखा रहा है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक डिपार्टमेंट बन गया है, डिपार्टमेंट था, बन गया है, और एक स्वतंत्र रेगुलेटर की तरह नहीं काम कर रहा। उसको भी पूरा ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से खतरनाक प्लांट्स लगाने की योजना बनी हुई है जब से ये अमेरिका से न्यूक्लियर संधि हुई है। जैतापुर, वहाँ मीठी विरदी, जगह जगह इस तरह के खतरनाक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं बिना सेफ्टी मेजर्स के, बिना इसका पूरा एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर से एग्जामिन करा। आप इस तरफ आ जाइए, इधर आ जाइए। प्रशांत जी ने, अरविंद जी ने सारी बात कह दी है, मुझे सिर्फ एक बात जोड़नी है। पिछले कुछ दिनों में हमने इस देश में लोकतंत्र के दो अलग चेहरे देखे। एक तरफ हमारी संसद है जिसमें माननीय सांसद और पार्टियां संसद में शोर मचाती हैं, ऊधम करती हैं, हल्ला गुल्ला करती हैं, इस देश की सर्वोच्च संस्था को चलने नहीं देती हैं। ये सामान्य शिष्टाचार है। दूसरी तरफ एक कार्टूनिस्ट कार्टून बनाता है, किसी पे ऊधम नहीं करता, किसी को नहीं रोकता, अच्छा है बुरा है आप उससे झगड़ सकते हैं, बता सकते हैं अपनी राय, उसे जेल में भेजा जाता है। एक तरफ साधारण लोग अहिंसक रूप से कुडन कलम में मार्च करते हैं, उन पे लाठियां चलती हैं। ये लोकतंत्र के दो चेहरे। लोकतंत्र के दो चेहरों की दूसरी मिसाल देखिए। एक तरफ कंपनियां हैं जो एक दिन अप्लाई करती हैं, तीसरे दिन उनको लाइसेंस मिल जाता है। एक दिन चिट्ठी आती है, तीसरे दिन लाइसेंस इशू हो जाता है। एक तरफ लोग हैं जो दसियों सालों से संघर्ष कर रहे हैं, न जाने कितने रिप्रेजेंटेशन भेज चुके हैं खंडवा के नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग, कोई सुनवाई नहीं होती। एक तरफ लोग हैं जिनके कोर्ट कानून को धज्जियों में उड़ाते हुए उन कंपनियों की रक्षा होती है, उनको तमाम किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। दूसरी तरफ लोग हैं जिनको कोर्ट ने जो कंसेशन दिया है उसकी रक्षा सरकार नहीं करती। तो कंपनियों के लिए एक लोकतंत्र, साधारण लोगों के लिए दूसरा लोकतंत्र, सांसदों के लिए एक मर्यादा, कलाकारों के लिए दूसरी मर्यादा, यानी कि लोक दब रहा है, तंत्र उस पे हावी है। लेकिन ये बहुत देर चलने वाला नहीं। लोगों का संघर्ष इस तंत्र को सीधा जरूर करेगा। Question? So I have my first question is because we're talking about national symbols here, and that is what we're disrespecting the national symbols. That is what's happening at this juncture. Do you think disrespecting the national symbol is a freedom of expression or can be permissible under that? Is that sedition? No. First thing is, we have the cartoons, of course. You've seen the yeah, cartoons. yeah, I've seen the cartoons. So, you see, merely because you use a national symbol to depict something that is, for example, he has used parliament to show as if parliament, today those who are in charge of parliament are using parliament like a toilet bowl. That does not mean that he is saying that parliament is a toilet bowl. So therefore, mere use of a symbol, of a national symbol in a cartoon, in order to show by way of satire something that is going on in this country, does not mean that he is disrespecting those symbols or that he is attacking those symbols. He is saying that this has become, when he says that Satyamev Jayate has become Bhrashtamev Jayate, he is saying that those who swear by Satyamev Jayate are behaving as if they believe in Bhrashtamev Jayate.
So therefore, and secondly, it certainly does not make it sedition. Sedition means trying to overthrow the state by violence. That's what sedition means. How is this trying to overthrow the state by violence? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है ये देशद्रोह नहीं है, ये उसके अंदर इतनी ज़्यादा पीड़ा है कि उसने अपने को एक तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश की, जिस पे हम लोग असहमत हो सकते हैं। दूसरी बात, सुबोधकांत सहाय अपने भाई की कंपनी के लिए सिफारिश करते हैं, जो लेटर हेड वो इस्तेमाल करते हैं उस पर भी ये चिन्ह लगा होता है भारत सरकार का। वो भ्रष्टाचार करते हैं उस लेटर हेड के ऊपर। उन्होंने नेशनल एम्बलम का देशद्रोह किया या इसने नेशनल एम्बलम का गलत इस्तेमाल किया? नवीन पटनायक नवीन जिंदल को कोयले की खदान दिलाने के लिए सिफारिश करते हैं, गलत सिफारिश करते हैं। वो लेटर हेड का और नेशनल सिंबल का और नेशनल एम्बलम का गलत इस्तेमाल करते हैं कि इसने गलत इस्तेमाल किया? अगर असीम त्रिवेदी देशद्रोही है तो नवीन पटनायक, सुबोधकांत सहाय और इस मंत्रिमंडल के अंदर बैठे हुए कम से कम आधे मंत्री वो सबसे ज्यादा बड़े देशद्रोही। So is the criticism of national leaders similar to criticism of symbols? That is what I'm asking. That criticizing politicians is one thing, but criticizing the symbols. He's not criticizing the symbols. He's saying that these politicians have reduced the symbols to this extent. This is what he's trying to say. He's not criticizing. He has great respect. They have abused the symbols. They have abused the symbols. Arvind, Association for Democratic Reforms, they did a press conference today on the funding of the political parties. In that, they said that most of the funding of the Congress party is coming from the companies that are dealing with the coal or from the mining industry. What do you have to say about और that? सबसे ज़्यादा पैसा भी कांग्रेस को ही मिला है, 300 करोड़ एक साल में। We've not read the report. नहीं, ये ठीक है। देखिए, all this goes to show, of course, the money that they have paid by way of official donations would be a minuscule fraction of what they must be paying by way of unofficial donations or bribes or direct bribes. Therefore, it just goes to show that the same companies who are being unfairly benefited and given these windfall gains are also making official donations which can be officially used by way of white expenditure or by way of official expenditure by these political parties. ये तो वो है जो 1 नंबर में दिया है, जो 2 नंबर में दिया उसका तो अभी पता ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ये तो वो है जो 1 नंबर में दिया है, जो 2 नंबर में दिया है उसका तो अभी पता ही नहीं है। आई मीन द एक्चुअल अमाउंट कुड बी मच मोर। अन्ना जी ने ये प्रश्न दोबारा देश के लोगों से पूछा है कि क्या टीम अन्ना को पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करनी चाहिए। इसके ऊपर सर्वे चल रहा है और परसों जब ये लाइन खोली तो 1 ही घंटे के अंदर करीब 60,000 से ज़्यादा मिस्ड कॉल आ गए। वो लाइन क्रैश कर गई और बहुत सारे SMS उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हो पाए। तो जिन जिन लोगों ने वो भेजे थे वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा भेज दें। इसमें ये भी है, अगर आप 2-3 बार भेजेंगे तो वो 2-3 बार नहीं आएगा, वो 1 ही बार रिकॉर्ड होगा। तो आप बार बार मत भेजिएगा, 1 नंबर से, यूनिक नंबर से होगा। आप इस नंबर पे 09212472681 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 09212472681। इसके ऊपर अगर आप कहते हैं कि हाँ पार्टी बनानी चाहिए तो यस भेज दीजिए, अगर आप कहते हैं पार्टी नहीं बनानी चाहिए तो नो भेज दीजिए। और आपकी राय बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस रविवार तक आप भेज सकते हैं। इस शनिवार को अन्ना जी बैंगलोर के कई साउथ इंडिया के कई जाने माने लोगों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे और सोमवार को दिल्ली के अंदर वो नॉर्थ इंडिया के जाने माने लोगों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे और उसमें वो निर्णय लेंगे कि टीम अन्ना को पार्टी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। यानी अन्ना के ऑप्शंस अभी खुले हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, क्योंकि इस तरह से बयान आ रहे हैं अन्ना के बार-बार, उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल चाह नहीं रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी। अन्ना ने ये कहा है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, टीम को पार्टी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए उन्होंने कहा कि ये देश की जनता तय करेगी। Yogendra ji, at Jantar Mantar, when you took this step of the political alternative,
That time Anna also came forward, and it was said that it is Anna Hazare as well. He has also directed you to go for a political alternative. Now after some time, as Anna is rethinking, is there some kind of doubts because some prominent members of the team like Kiran Bedi, like Santosh Hegde have been against it? Address more to you. Yeah. I spoke to Annaji about it. He says that some people, for instance Justice Hegde, spoke to him about it, and they felt that some people, important people, eminent people could not be consulted at that point of time. So there is no harm. It is an extremely important decision, and for the whole country, whether this movement takes a political turn or not, it's an extremely important decision, and there is absolutely no harm if this decision is again put to the people, and the people of this country give their opinion, as well as eminent people in this country also give their opinion. I just wanted to add one thing. You see, when at the end of the fast at Jantar Mantar, when Anna announced this decision that he is now ending the fast and that we will now work towards providing a political alternative to this country, the question is, how do we provide a political alternative to this country? The real question is, can a political alternative to the country be provided by merely voting for some good or relatively honest candidates of existing mainstream political parties, which we have seen have become essentially corrupt? So if we vote for some good people in the Congress, some good people in BJP, some good people in BSP, some good people in SP, and some good independents, will that provide a political alternative which can pave the way for an alternative politics in this country? This is the question that people need to consider. One last question. CAG ने अपनी जो एटॉमिक उस पर रिपोर्ट थी उसमें ये भी कहा कि 30 साल हो गए हैं, बावजूद उसके अभी तक हम परमाणु और बाकी जो खतरनाक क्षेत्र है वहाँ पर भी सेफ्टी मेजर्स नहीं ला पाए हैं, और पूरे उसके कामकाज पर कई सवाल खड़े किए हैं, और सीधा PMO के अंडर ही आता है। तो क्या आपको लगता है कि लोगों की सेफ्टी पूरी खुलाम छोड़ी गई? नहीं, बिल्कुल बहुत अहम सवाल है कि भारत सरकार ने एक बड़ा एम्बिशियस न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन प्रोग्राम अनाउंस कर दिया इस इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बल पर। वो कहते हैं कि हम लोग कम से कम 20 नए बड़े बड़े मेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देश भर में लगाएंगे अगले 20 साल के अंदर। अब सवाल ये है कि सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ख़तरनाक होता है, और अगर खुदा न खास्ता एक में भी एक्सीडेंट हो गया तो जितना पूरे देश में 50 न्यूक्लियर पावर प्लांट से कुछ भी अगर फ़ायदा हुआ है तो उससे ज़्यादा नुकसान एक एक्सीडेंट से हो जाता है। अब उसकी सेफ्टी के लिए हिंदुस्तान के व्यवस्था में क्या प्रावधान है? वो कहते हैं कि इसका हमने एक रेगुलेटर बनाया हुआ है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक डिपार्टमेंट है, तो वही संस्था जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा रही है उसी के नीचे एक डिपार्टमेंट उसका रेगुलेशन कैसे करेगा? और यही सवाल गोपाला कृष्णन साहब जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन थे कई साल तक, वो लगातार ये बात उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने उनको बोला कि नहीं हम एक स्वतंत्र संस्था बनाएंगे। उसके लिए कोई बिल भी बनाने की कोशिश करी, लेकिन उस बिल में जो प्रावधान थे वो पर्याप्त नहीं थे। लेकिन आज तो वही एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेट कर रहा है, जो कि एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर है। और यही बात CAG ने अपने रिपोर्ट में बोली है कि ये बहुत खतरनाक व्यवस्था बनाई हुई है आपने। इसके मतलब कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई सेफ्टी की एश्योरेंस नहीं है। और कुडनकुलम में यही देखा गया कि जब सरकार की खुद की एक्सपर्ट बॉडी ने बोला कि ये 17 सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए कुडनकुलम को चलाने से पहले, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने बोल दिया कि नहीं, चला दीजिए, बगैर उन 17 मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें।
ये कैसा रेगुलेटरी बोर्ड है? And the One Congress last question. party is Arvind ji, just we are giving a talking press about- conference, and in that press conference they have attacked the CAG. The spokesperson says that the CAG is misusing its constitutional authority. It also says that the reports of CAG has hurt the standing of the country internationally. Would you like to react to that? Who's saying this? Manish Tiwari, Congress spokesperson. Every time that the CAG exposes some scam of the government, it is said that CAG is going into a policy matter, as if entering into scams, doing scams, corruption is a policy of the government. I mean, if some constitutional authority, and that authority is truly independent of the government, though the selection is by the government, but it has been given constitutional independence by the government, by the constitution. If that body raises questions that, look, this policy has encouraged corruption, it has encouraged the loot of public resources, it has drained the public exchequer, then all kinds of things are said. That they are going into policy matters, that they have a political agenda, that he wants to contest elections, and so on. This just shows the extent to which this government is willing to go to just continue with their corruption and suppress every voice, whether it is our voice or any independent constitutional authority which exposes this corruption. मुझे लगता है कि अगर मनीष तिवारी जी का बस चलता तो वो सीएजी के ऊपर भी सेडिशन का केस एक ठोक के उनको भी जेल में डाल देते हैं। उनकी चलती नहीं है उनके ऊपर। Arvind, one last question on this, back to the issue of cartoons. So there's this specific cartoon of Kasab urinating on the Constitution, which is the feedback that is coming is that is pushing it a little further. This specific cartoon. I completely agree. Some of the cartoons are in extremely bad taste. We don't subscribe to some of these cartoons. But it is not sedition. That is the point. It is not sedition. You see, he is not saying that the constitution is worth urinating on. That cartoon is not suggesting that. He is saying that Kasab has no regard for the constitution, and what he is doing amounts to this. It's like once this Bal Thackeray said that I urinate on the Supreme Court. Now if somebody writes a critical article about that this Bal Thackeray has made such an offensive statement against the Supreme Court, will the person who has written that be held guilty, or Bal Thackeray should be held guilty? He is not, he is saying that Kasab has done this. अरविंद आपसे अंतिम सवाल है। अगर किसी भी स्थिति में किसी भी कारण अन्ना जी नहीं चाहेंगे कि राजनीतिक दल बनाए, क्या आप उसके बाद भी आगे जाएंगे? मुझे लगता है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अभी 17 तारीख को देखते हैं कि क्या होता है। मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा अगर अन्ना ना, आपने कहा कि आखिरी फैसला अन्ना का होगा। हम लोग जो कुछ भी करेंगे अन्ना जी के आशीर्वाद से करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि अन्ना जी वही करेंगे जो इस देश की जनता चाहेगी। अरविंद, आपने कहा कि अन्ना जी ने ये कहा है कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके कलीग्स को पार्टी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, इसका फैसला ये हफ्ते भर का जनमत संग्रह करेगा। तो ये अगर ये जनमत संग्रह, अगर इसमें जनता ने राय ये दी कि पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या अन्ना हजारे उस पॉलिटिकल पार्टी में होंगे या नहीं? अन्ना जी ने तो साफ कहा है कि वो किसी भी हालत में पार्टी का हिस्सा नहीं। और आपके पक्ष में होंगे वो, अगर हफ्ते भर का आंदोलन उन्होंने दे दिया? ऐसा ही उन्होंने बोला। अरविंद एक लास्ट सवाल, आपकी एक सहयोगी अजमीरा गुजारा ने कहा है कि आप लोग अभी तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और जो फैसला ये राजनीतिक विकल्प का पार्टी बनाकर देने की बात कही है उससे लोगों को ठेस पहुंची जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो वॉलंटियर जुड़े हुए थे। ये उनकी राय है, जनतंत्र में तो सबको ही बोलने का अधिकार है। लेकिन पूर्व सहयोगी है बहुत खास नहीं, वो अभी भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, सब लोगों की इज्जत करते हैं, लेकिन ये उनकी राय है।